आज ऊर्जा संगम भी है और त्रिवेणी संगम भी है। त्रिवेणी संगम इस अर्थ में है कि 3 महत्वपूर्ण इनिशिएटिव जिनको हम गोल्डन जुबली के रूप में मना रहे हैं। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एंड बरौनी रिफाइनरी लिमिटेड, इन तीनों क्षेत्रों में गत 50 वर्ष में जिन जिन महानुभावों ने योगदान दिया है, इस अभियान को आगे बढ़ाया है और भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में ताकत देने के लिए निरंतर प्रयास किया है। मैं इन तीनों संस्थाओं से जुड़े सभी महानुभावों को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और मुझे विश्वास है कि जब हम गोल्डन जुबिली ईयर मना रहे हैं तब पीछे मुड़ करके वो कौन से हमारे कार्यशैली थी, वो कौन से हमारे निर्णय थे, वो कौन सा हमारा दर्शन था जिसके कारण हम आगे बढ़े, वो कौन सी कमियां थी जिसके कारण अगर कोई कमी रह गई है तो वो क्या थी, और अब जब 50 साल के टर्निंग पॉइंट पर खड़े हैं तब आने वाले 50 साल का हमारा लक्ष्य क्या होगा, हमारा मार्ग क्या होगा, हमारी शक्ति संचय के रास्ते क्या होंगे और राष्ट्र को शक्तिवान बनाने के लिए हमारे पुरुषार्थ किस प्रकार का होगा, उसका भी आप लोग रोड मैप तैयार करोगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। कोई देश तब प्रगति करता है जब विचार के साथ व्यवस्थाएं जुड़ती हैं। अगर विचार के साथ व्यवस्था नहीं रहती है तो विचार वांझ रह जाते हैं, उससे आगे कुछ निकलता नहीं है। और इसलिए देश को अगर प्रगति करनी है तो हर आइडिया को इंस्टीट्यूशनलाइज करना होता है और देश लंबे स्तर से तक स्थायी भाव से तब प्रगति करता है जब उसका इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म अधिक मजबूत हो। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में ऑटो पायलट ऐसी व्यवस्था हो ताकि वो नित्य नूतन प्रयोग करता रहता हो। मैं समझता हूं कि हमारे पास आने वाले युग के लिए भी नई व्यवस्थाओं के निर्माण की आवश्यकता है और वर्तमान में जो व्यवस्थाएं हमारे पास है, जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, उस इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को भी आने वाली शताब्दी के लिए किस प्रकार से अधिक आधुनिक बनाया जाए, नए इनोवेशंस कैसे किए जाएं, यंग माइंड को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए और न सिर्फ भारत की सीमाओं तक लेकिन ग्लोबल पर्सपेक्टिव में हम अपनी विकास की दिशा कैसे तय करें और उन लक्ष्यों को कैसे पार करें, कैसे प्राप्त करें, उन बातों पर जितना हम बल देंगे तो विश्व की भारत के पास जो अपेक्षाएं हैं और दुनिया का 1/6 पॉपुलेशन, ये 1/6 पॉपुलेशन ये कह करके नहीं रोक सकता कि हमारी ये मुसीबत है, हमारी ये कठिनाई है। दुनिया के 1/6 पॉपुलेशन का तो ये लक्ष्य रहना चाहिए कि विश्व का 1/6 बोझ हम अकेले अपने कंधों पर उठाएंगे और विश्व को सुख शांति देने में हमारा भी कोई न कोई सकारात्मक कंट्रीब्यूशन होगा। ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव के साथ भारत ने अपने आप को सज्ज करना होगा, भारत ने अपने आप को तैयार करना होगा। और मुझे विश्वास है जिस देश के पास 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की हो,
यंग माइंड जिसके पास हो, अच्छे सपने देखने का जिन लोगों में सामर्थ्य हो, ऐसी ऊर्जावान देश के लिए सपने देखना और सपने पूरा करना कठिन नहीं होता है। और मुझे विश्वास है कि आज जब हम इस महत्वपूर्ण अवसर पर ऊर्जा संगम के समारोह में मिले हैं, तब कल, आज और आने वाले कल का भी संगम हमारे मन मस्तिष्क में स्थिर हो, ताकि हम नई ऊंचाइयों को पार करने के लिए विश्व के काम आने वाले भारत को तैयार करने में सफल हो सके। और इस अर्थ में मुझे आज आपके बीच आने का सौभाग्य मिला। मैं आपको इसके लिए हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आपके आगे की यात्रा बहुत ही उत्तम तरीके से राष्ट्र की सेवा में काम आएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। नई सरकार बनने के बाद नए कई इनिशिएटिव लिए गए हैं। हम जानते हैं कि अगर हमें विकास करना है, अगर हमें ग्लोबल बेंचमार्क को अचीव करना है, तो हमारे लिए ऊर्जा के क्षेत्र में सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत अनिवार्य है। हमें किसी क्षेत्र में भी ग्रोथ करना है, उसकी पहली आवश्यकता होती है ऊर्जा। आज टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी है, और जब टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी है तो ऊर्जा ने अपनी अहम भूमिका प्रस्थापित की है। ऊर्जा के स्रोत अलग अलग हो सकते हैं, जो आज भी हमारे ध्यान में नहीं है, वो भी शायद आने वाले दिनों में विश्व के सामने उजागर हो सकते हैं। लेकिन पूरी मानव जाति की विकास यात्रा को देखा जाए तो ऊर्जा का अपना एक स्थान है। ऊर्जा एक प्रकार से विकास को ऊर्जा देने की ताकत बन जाती है, और उस अर्थ में हमारे लिए ऊर्जा सुरक्षा ये आवश्यकता भी है, हमारी जिम्मेवारी भी है। और उस जिम्मेवारी को पूरा करने की दिशा में हमने कुछ कदम उठाने होंगे। पिछले 10 महीनों में इस क्षेत्र में हमने रिफॉर्म को बल दिया है, और रिफॉर्म को बल देने के कारण कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। हमारे यहाँ सामान्य नागरिक की चिंता करना ही हमारा पहला इरादा रहता है। हमारा मकसद है कि देश के कॉमन मैन को अधिक से अधिक सरलता से लाभ कैसे मिले। सब्सिडी ट्रांसफर स्कीम दुनिया की सबसे बड़ी गैस सब्सिडी को ट्रांसफर करने की स्कीम में सिर्फ 100 दिन के कालखंड में हमने सफलता पाई है। और मैं मानता हूं कि एक तो किसी चीज में शुरू करना, किसी चीज को अचीव करना, और किसी चीज को टाइम बाउंड समय के रहते हुए पूरा करना, इन तीनों तराजू से चीजों को तोलते हुए देखें तो मैं विभाग के सभी मित्रों को, सचिव श्री को, मंत्री श्री को और उनकी पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। 100 दिन के अल्प समय में दुनिया की सबसे बड़ी सब्सिडी ट्रांसफर स्कीम 12 करोड़ लोगों को बैंक खाते में सीधी गैस सब्सिडी पहुंचना, ये छोटी काम नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा काम यहां पूरा हुआ। और जनधन अकाउंट जब खोल रहे थे तब तो कुछ लोग मजाक करने की हिम्मत करते थे, लेकिन अब नहीं करते, क्योंकि जनधन के लिए नहीं था, जनशक्ति में परिवर्तित करने का प्रयास था, और उसमें ऊर्जा शक्ति जोड़ने के प्रारंभ हमें करना था। कोई कल्पना कर सकता है
कि बेनिफिशियरी को सीधा लाभ देकर के हमने कितना बड़ा लीकेज रोका है। मैं विशेष करके पॉलिटिकल पंडितों से आग्रह करूंगा कि जरा उसकी गहराई में जाएं। मैं अपनी तरफ से क्लेम करना नहीं चाहता हूं। आज जिस भ्रष्टाचार से खिलाफ लड़ने की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म, पॉलिसी ड्रिवन व्यवस्थाएं अगर निश्चित की जाएं तो हम लीकेजेस को रोक सकते हैं। और ये उत्तम उदाहरण कैश ट्रांसफर के द्वारा हमने सिद्ध किया है। पहले कितने सिलेंडर जाते थे, अब कितने सिलेंडर जाते हैं, इससे पता चलेगा। पिछली बार हमने पार्लियामेंट में एक छोटा सा उल्लेख किया था कि जिनको ये अफोर्डेबल है, इन्होंने सब्सिडी क्यों लेनी चाहिए? क्या देश में ऐसे लोग नहीं निकल सकते कि जो कहे कि नहीं भाई ठीक है, अब तो ईश्वर ने हमें बहुत दिया है, देश ने हमें बहुत दिया है, अब हमें गैस सिलेंडर के लिए सब्सिडी की जरूरत नहीं है, हम अपनी पसीने की कमाई से अपना खाना पका सकते हैं और अपना पेट भर सकते हैं। छोटा सा स्पर्श किया था विषय को, लेकिन उस स्पर्श को भी इस देश के करीब 2,80,000 लोगों ने सकारात्मक रिस्पॉन्ड किया। और इस गिव इट अप मूवमेंट में भागीदार हुए। सवाल ये नहीं है कि 2 लाख 3 लाख लोग इसमें जुड़े। सवाल यह है कि देश चलाना है तो देश भागीदारी करने को तैयार होता है, देश का हर नागरिक भागीदारी करने को तैयार होता है। उनको अवसर देना चाहिए, देश के नागरिकों पर भरोसा करना चाहिए। हमारा सबसे बड़ी पहल यह है कि हम हिंदुस्तान के नागरिकों पर भरोसा कर करके आगे बढ़ना चाहते हैं। और आपको जानकर के आनंद होगा कि समाज के एक वर्ग ने जिसने कहा कि हाँ भाई, हम सब्सिडी से गैस अब लेना नहीं चाहते, हम अपना पैसा दे सकते हैं। करीब 2,80,000 से ज्यादा लोगों ने इसका लाभ दिया, एक प्रकार से देश को लाभ दिया है। उससे कम से कम 100 करोड़ रुपए की बचत होगी। ये 100 करोड़ रुपया किसी गांव में स्कूल बनाने का काम आएगा कि नहीं आएगा? किसी गरीब का बच्चा बीमार होगा तो उसके काम आएगा कि नहीं आएगा? जिसने भी ये काम किया है उसने एक प्रकार से गरीबों की सेवा करने का काम किया है। और ये जो सिलेंडर बचे हैं, उस सिलेंडरों से हम पैसे बचाना नहीं चाहते, हम इसको गरीबों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आज वो धुएं में चूल्हा जलाते हुए जो मां परेशान रहती है, उसको कोई राहत मिल जाए, उसके बच्चों को आरोग्य का लाभ मिल जाए। गरीब के घर तक के गैस का सिलेंडर कैसे पहुंचे, इसका हमने अभियान चलाया है। और मैं आज विधिवत रूप से ये सफलता देख करके, पहले तो हमने ऐसे ही कहा था चलो जरा कहें, लेकिन जो रिस्पांस देश ने दिया है, मैं उन 2,80,000 से अधिक लोगों ने इस काम को जिम्मा लिया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और देशवासियों को अपील करता हूं कि जिसके लिए भी ये संभव है, अपनी जेब से अपना खाना पकाने की जिनकी ताकत है, वो कृपा करके एक गैस सिलेंडर में सब्सिडी न ले। देने का भी एक आनंद होता है, देने का भी एक संतोष होता है। और जब आप गैस सिलेंडर की सब्सिडी नहीं लेंगे, तब मन में याद रखिए कि ये जो पैसे देश में बचने वाले हैं, वो किसी न किसी गरीब के काम आने वाले हैं। वो आपके जीवन का संतोष होगा, आनंद होगा। और मैं विधिवत रूप से देशवासियों से आग्रह करता हूं, जब मैं ये विचार कर रहा था, तब मैंने डिपार्टमेंट को पूछा था कि भी पहले जांच करो भाई, मोदी के नाम का तो कोई सिलेंडर है नहीं ना कहीं पर। मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे कभी इस दुनिया से उलझना ही नहीं पड़ा है, तो उसके कारण न कभी पहले लिया था न कभी आज है, तो फिर मैं एक मॉरल ताकत से बोल सकता था हाँ भाई, हम ये कर सकते हैं। और मैं आज विधिवत रूप से देशवासियों से अपील करता हूं कि अगर आपके पास
इस देश ने जहां तक पहुंचाया है, देश का योगदान है। गरीब से गरीब का योगदान है आपको जहां पहुंचे वहां पहुंचने में। आपकी जेब पन्ने भरने में गरीब के पसीने की महक है। आइए हम इस गिव इट अप मूवमेंट में जुड़े, हम गैस सब्सिडी को छोड़ें, सामने से ऑफर करें और इसमें भी नए नए लक्ष्य प्राप्त करके एक रिकॉर्ड एस्टैब्लिश करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो सिलेंडर आप सब्सिडी छोड़ेंगे वो हम गरीबों को पहुंचाएंगे। ये काम गरीबों के काम आएगा। हमने एक और इनिशिएटिव लिया है, 5 kg का सिलेंडर। जो विद्यार्थी हैं, अब उनको पूरा सिलेंडर लेके क्या करेगा? वो बेचारा एक कमरे में रहता है, या तो कोई नौकरी के लिए गए हुए लोग हैं, या जो गुमन जाति के लोग हैं, गरीब लोग हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, तो उनको 5 kg का सिलेंडर मिलेगा। तो ऐसे गरीब लोगों को वो अफोर्डेबल भी होगा और उसकी ज़रूरत पूरी करने की व्यवस्था होगी। हमने उस दिशा में प्रयास किया है। हमने एक ये भी काम किया, डीजल को डीरेगुलेट किया, और डीजल को डीरेगुलेट करने के कारण रिफॉर्म के लिए एक महत्वपूर्ण माना जाता है। इंटरनेशनल दाम कम हुए थे तो थोड़ी सुविधा भी रही, लेकिन मार्केट को तय करने दो, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के दबाव में है। और मैंने देखा है कि देश ने सहजता से इसको स्वीकार कर लिया है। कभी दाम ऊपर जाते हैं, कभी दाम नीचे जाते हैं, लेकिन लोगों को मालूम है कि इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। बाजार की जो स्थिति है हम उसके साथ जुड़ गए हैं। तो भारत का नागरिक भी एक खरीदार के रूप में भी ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बन करके अपनी जिम्मेवारियों को निभाने के लिए तैयार हुआ है। ये अपने आप में विकास की एक सकारात्मक दृश्य के रूप में मैं देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि उसका भी लाभ होगा। हमने एक और महत्वपूर्ण निर्णय किया। जब ऊर्जा के क्षेत्रों में चर्चा करते हैं तो हमने सभी क्षेत्रों में प्रयास करना पड़ेगा। इथेनॉल के लिए, पेट्रोल में उसको मिक्स करने के लिए हमने इनिशिएटिव लिया, विधिवत रूप से लिया। हमारे गन्ने की खेती करने वाले किसान परेशान है, क्योंकि उसकी लागत से चीनी की कीमत कम हो रही है, चीनी के कारखाने बंद हो रहे हैं। अगर उसके लिए एक नई व्यवस्था जोड़ दी जाए, अगर चीनी बनाने वाले चीनी उनके पास एक्सेस है, उसके कारण दाम टूट रहे हैं, दुनिया में कोई इंपोर्ट करने वाला नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप चीनी मत बनाइए, इथेनॉल बनाइए, कुछ मात्रा में इथेनॉल बनाइए, उसको पेट्रोल में ब्लेंड कर दिया जाए। किसी समय ये पेट्रोलियम लॉबी के मामले ऐसा कहा जाता है इतनी पावरफुल होती है कोई निर्णय नहीं कर सकता। हमने निर्णय किया है। यहाँ कई लोग बैठे होंगे, शायद उनको अच्छा नहीं भी लगेगा, लेकिन हमने निर्णय किया है। और उसके कारण हम क्लाइमेट की भी चिंता करते हैं, एनवायरनमेंट की चिंता करते हैं, एट द सेम टाइम हम इकोनॉमी की भी चिंता करते हैं। और हमारे गरीब किसान, गन्ने का किसान है, ये इथेनॉल के द्वारा हम उसकी बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं। हमारा जो शुगर सेक्टर है उसको ताकत देने का एक उत्तम रास्ता हमने किया है। और पहले इथेनॉल का एमएसपी नहीं था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का निर्णय नहीं था, उसका कोई प्राइस कीमत तय नहीं था। हमने तय कर दिया 48.50 पैसा टू 49.50 पैसा तक इसका रहेगा, ताकि एक राज्य में एक भाव हो, दूसरे राज्य में दूसरा हो, स्थिति खराब ना हो। और उसके कारण कोई भी कंपनी डायरेक्ट ले सकती है, कोई टेंडर प्रोसेस में जाना नहीं पड़ेगा, मार्केट रेट फिक्स कर दिया है। मैं समझता हूं कि उसके कारण भी एक और लाभ होगा। और एक काम हमने इनिशिएटिव लेने के लिए राज्यों से आग्रह किया है। जिन जिन राज्यों में बंजर भूमि है, जहां पर अन्य फसल की संभावनाएं कम है, वहां पर जेट्रोफा की खेती बहुत अच्छी हो सकती है, जेट्रोफा की पैदावार अच्छी हो सकती है। और जेट्रोफा जैसे वो तिल हैं जिसमें से खाद्य तेल नहीं निकलता लेकिन ऑयल मिलता है, उसको बढ़ावा देना और उसको बायोडीजल के रूप में डेवलप करना। और जितनी मात्रा में हम बायोडीजल को मार्केट में लाएंगे, हमारा किसान जो खेत में पंप चलाता है या ट्रैक्टर चलाता है, उसको भी उसके कारण लाभ होगा। गरीब आदमी को किस प्रकार से लाभ हो, उस पर बल देने का हमारा प्रयास है। देश में अगर हमें विकास करना है तो भारत का पश्चिमी छोर का विकास हो, तो देश का विकास कभी संभव नहीं होगा।
असंतुलित विकास भी कभी-कभी विकास के लिए खुद समस्या बन जाता है। विकास संतुलित होना चाहिए। हर राज्य का 19-20 का फर्क तो हम समझ सकते हैं, लेकिन 80-20 का फर्क से देश नहीं चल सकता। और इसलिए पश्चिम में तो हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी दिखती है, लेकिन पूरब, जहां सबसे ज्यादा प्राकृतिक संपदा है, पूर्वी भारत पूरा, जहां पर समर्थ लोग हैं, उनकी शक्ति कम नहीं होती है, लेकिन उनको अवसर नहीं मिलता है। देश को आगे बढ़ाना है तो हमारा लक्ष्य है कि भारत का पूर्वी इलाका, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, असम हो, पश्चिम बंगाल हो, नॉर्थ ईस्ट के इलाके हो, जहां पर विकास की विपुल संभावनाएं हैं, उस पर हमने बल देने का आग्रह है। सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की भूमि भी अगर बनेगी तो पूर्वी भारत बनेगा, मुझे साफ दिखाई दे रहा है, जहां विपुल मात्रा में पानी है। उसी प्रकार से औद्योगिक विकास में भी बड़ा कंट्रीब्यूशन करने की संभावना पूर्वी भारत में पड़ी है। और इसके लिए गैस ग्रिड नेटवर्क, ऊर्जा जरूरत है। अगर पटना के पास गैस पाइपलाइन से मिलेगा तो पटना में उद्योग आएंगे, बिहार के उन शहरों में भी उद्योग जाएंगे, असम में भी जाएंगे, पश्चिम बंगाल में भी जाएंगे, कलकत्ता में भी नई ऊर्जा आएगी। और इसलिए हमने गैस ग्रिड का, पाइपलाइन के नेटवर्क का एक बहुत बड़ा अभियान उठाना हमने तय किया है। और इतना ही नहीं, शहरों में, क्योंकि पॉल्यूशन, शहरों के पॉल्यूशन की बड़ी चर्चा है, और उसके लिए हमने तय किया है कि हम परिवारों में पाइपलाइन से गैस का कनेक्शन दें। यह हम देना चाहते हैं। अब तक हिंदुस्तान में 27 लाख परिवारों के पास पाइपलाइन से गैस कनेक्शन है। हम आने वाले 4 साल में यह संख्या 1 करोड़ पहुंचाना चाहते हैं, 1 करोड़ परिवार। और पूरे पूर्वी भारत में गैस ग्रिड से गैस देने का हमारा लक्ष्य है। मैं जानता हूं हजारों करोड़ रुपए का हमारा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि एक बार अगर ऊर्जा के स्रोत वहां विपुल मात्रा में होंगे तो हमारा पूर्वी भारत में भी उद्योग लगाने वाले लोग पहुंचेंगे। अगर गैस उनको मिलता है तो उद्योग लगाने के लिए जाएंगे, और ऊर्जा, आखिर ऊर्जा की गारंटी होनी चाहिए, उसको लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमने इस क्षेत्र में विकास करना है तो स्किल डेवलपमेंट पे भी बल देना पड़ेगा। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आईआईटी जैसे हमारी इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स को बुलाया है। हमारे लिए ये बहुत बड़ी चैलेंज है कि इस क्षेत्र में इनोवेशन कैसे करें। हम अभी भी पुराने ढर्रे से चल रहे हैं। ये यंग माइंड की जरूरत है, और यंग माइंड का एक लाभ है, वो बड़े साहसिक होते हैं, वो प्रयोग करने के लिए ताकत रखते हैं। जो अनुभव के किनारे पहुंचे वो 50 बार सोचता है ये करूं या न करूं, करूं या न करूं। अच्छा कबड्डी का खिलाड़ी भी रिटायर्ड होने के बाद जब कबड्डी के खेल देखने खड़ा होता है तो उसको भी डर रहता है, अरे ये कहीं गिर न जाए, वो चिंता करता रहता है। और इसलिए यंग माइंड, जो जिसकी रिस्क कैपेसिटी बहुत होती है, ऐसे यंग माइंड को आज विशेष रूप से बुलाया है। मैं आग्रह करता हूं कि इस क्षेत्र में बहुत इनोवेशन की संभावना है। इनोवेशन को हम ऊर्जा के क्षेत्र में किस प्रकार से हमारा माइंड अप्लाई करें, भारत को हम ऊर्जा क्षेत्र में सुरक्षित कैसे करें, स्वावलंबी कैसे करें, उसकी में पहली आवश्यकता है इनोवेशन, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, अपग्रेडेशन। दूसरा है स्किल डेवलपमेंट। हमने स्किल डेवलपमेंट का एक अलग डिपार्टमेंट बनाया है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट को भी हम एरिया स्पेसिफिक, नीड स्पेसिफिक एंड डेवलपमेंट स्पेसिफिक बनाना चाहते हैं, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक बनाना चाहते हैं। हमने एक बार हिसाब लगाया कि सिर्फ हमारे पेट्रोलियम सेक्टर में जो काम करते हैं, जैसे गैस की पाइपलाइन लगती है, अब गैस की पाइपलाइन लगाने वाला वो पानी की पाइपलाइन लगाने वाला नहीं चल सकता। उसके लिए एक स्पेशल स्किल चाहिए, व्यक्ति वही होगा, एक्स्ट्रा स्किल की आवश्यकता है, वैल्यू एडिशन की आवश्यकता है। हमने ऐसे ही सरसरी नजर से देखा
तो करीब करीब 136 चीजें ऐसी हाथ में आई कि जो फील्ड लेवल पर फुट सोल्जर्स जो हैं उनके स्किल के लिए करने की आवश्यकता है। हमने एक अभियान चलाया है। आने वाले दिनों में इन सभी सेक्टर्स में हम स्किल डेवलपमेंट को बल दें और सामान्य गरीब मजदूर भी हैं जो ये पेट्रोलियम सेक्टर में, ऊर्जा के सेक्टर में, मान लीजिए सोलार एनर्जी पर हम इनिशिएटिव ले रहे हैं। अगर सोलार एनर्जी में इनिशिएटिव लिए तो सोलार एनर्जी में वो वायरमैन काम करेगा कि सोलार सेक्टर का उसका स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। और इसलिए नए सिरे से सिलेबस बने, नए सिरे से उनके लिए कहीं 1 वीक के, 2 वीक के, 1 साल के, 2 साल के, जो भी आवश्यक हो, स्किल डेवलपमेंट मिशन के साथ जोड़ करके हम पेट्रोलियम सेक्टर में भी, ऊर्जा के क्षेत्र में भी ऐसी कितनी भी नई चीजें, और मैं तो चाहूंगा कि हम कंपनियों के साथ मिलकर के इसको करना चाहते हैं। कंपनियां भी पार्टनर बने और कंपनियों के साथ मिलकर के करेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जिसको लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में एक प्रकार से इनोवेशन के लिए पूरा पूरा अवसर, उसी प्रकार से इसको भी पाने का अवसर। 2022 में भारत की आजादी के 75 साल हो रहे हैं। देश आजादी का अमृत पर्व मनाने वाला है। जिन महापुरुषों ने सपने देखे थे भारत को महान बनाने के, और इसके लिए आजादी के लिए अपने आप को बलि चढ़ा दिया था, जवानी जेल में खपा दी थी, अपने अपने परिवारों को तबाह कर दिया था, इसलिए कि हम आजादी की सांस ले सके, हम आजाद भारत में पल बढ़ सके। हम वो भाग्यशाली लोग हैं जो उनकी तपस्या और त्याग के कारण आज आजादी का आनंद लूट रहे हैं। क्या हमारा जिम्मा नहीं है कि जिन महापुरुषों ने देश के लिए इतना बलिदान दिया, हम उनको कैसा भारत समर्पित करेंगे, कैसा भारत देंगे? 2022 जबकि हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल है, इस ऊर्जा संगम में जो लोग आए हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि 2022 में जब देश आजादी का अमृत पर्व मनाए, तब आज हम ऊर्जा के क्षेत्र में करीब करीब 77% इंपोर्ट करते हैं, ऑयल और गैस और पेट्रोलियम सेक्टर में। क्या आजादी के 2022 के पर्व पर, अमृत पर्व पर, हम ये 77 में से कम, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 10% इंपोर्ट कम करेंगे? हम उतना 10% ग्रोथ करेंगे, स्वावलंबी बनेंगे। ये सपना लेकर के आज हम जब 50 मना रहे, जा सकते हैं क्या? एक बार हम 2022 में 10% इंपोर्ट कमी करने में सफल हो जाते हैं, 10% ग्रोथ सतत कर करके हम उस ऊंचाई को पार कर सकते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2030 में हम ये इंपोर्ट को 50% ला सकते हैं। लेकिन पहला ब्रेक थ्रू होता है, फर्स्ट ब्रेक थ्रू। और मैं मानता हूं आजादी के दीवानों से बड़ी प्रेरणा क्या हो सकती है? आजादी के लिए मरने मिटने वालों को याद करके कह रहे हैं कि मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं, मैं मेरे देश को ये दे करके रहूंगा, आने वाले 5-7 साल मेरे पास हैं, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा और मैं देश में ये स्थिति पैदा करूंगा। ये सपने हम देखें, कितने क्षेत्रों में इनिशिएटिव लिए हैं। हम मेगावाट से बाहर नहीं निकलते, हम गीगावाट की चर्चा करने लगे हैं। 100 गीगावाट सोलर एनर्जी, 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी की दिशा में जाना, ये अपने आप में बहुत बड़े सपने हमने देखे हैं। इन सपनों से आगे बढ़ेंगे, हमारा इंपोर्ट कम होगा। और 10% ग्रोथ, वो तो हमारी रिक्वायरमेंट के संबंध में है, लेकिन हमारा जो ग्रोथ होगा उसके संबंध में 10% से ज्यादा लगेगा, तब जाकर के हम 77 से 10% कम कर सकते हैं। तो हमारे लक्ष्य ऊंचे होंगे, तब जाकर के हम इसको पूरा कर सकेंगे। और मैं चाहूंगा कि उसके लिए हम प्रयास करें। एक समय की मांग है, समय की मांग ये है कि हमारी ऊर्जा क्षेत्र की जितनी कंपनियां हैं, गवर्नमेंट पीएसयूज हो या प्राइवेट कंपनी हो, हम भारत के दायरे में ही अपने कारोबार को चला करके गुजारा करें, ये इनफ नहीं है। हमारी इन कंपनियों को टारगेट करना चाहिए
जल्द से जल्द वो मल्टीनेशनल बने, क्योंकि ऊर्जा का पूरा एक ग्लोबल मार्केट बना हुआ है। मैं देख रहा हूं कि इन दिनों एनर्जी डिप्लोमेसी एक नया क्षेत्र उभर गया है। वैश्विक संबंधों में एनर्जी डिप्लोमेसी एक रिक्वायरमेंट बन गई है। हमारी कंपनियां जितनी मल्टीनेशनल बनेगी, उतना मैं समझता हूं इस क्षेत्र में हम अपनी पहुंच बना पाएंगे, अपनी जगह बना पाएंगे। उसी प्रकार से ऊर्जा के क्षेत्र में इंडिया एंड मिडिल ईस्ट, इंडिया एंड सेंट्रल एशिया, इंडिया एंड साउथ एशिया कॉरिडोर बनाना और उसको गति देना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में काम करने वाले हमारे सभी महानुभाव इन चीजों पर हम फोकस करके कैसे काम करें। कुछ ऐसे अनछुए क्षेत्र हैं जिसमें हम अपना पैर पसार सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका में गैस पोजीशनिंग हम स्थापित कर सकते हैं क्या। मुझे विश्वास है कि अगर इन सपनों को लेकर के हम अगर आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार से हमारे जो बंदरगाह हैं उसके साथ LNG टर्मिनल का नेटवर्क, उसके साथ हम कैसे जोड़ सकते हैं। कई ऐसे विषय हैं कि जिसको अगर हम बल देंगे तो मैं समझता हूं कि हम इन चीजों को पार कर सकते हैं। और ये बात निश्चित है कि ऊर्जावान भारत ही विश्व को नई ऊर्जा दे सकता है। अगर भारत ऊर्जावान बनेगा तो विश्व को नई ऊर्जा मिलने की संभावना है, कि 1/6 पॉपुलेशन के नाते दुनिया हमारे लिए क्या करती है, उन सपनों से बाहर निकल गए हम विश्व के लिए क्या कर सकते हैं, ये सपने देख करके चलेंगे तो देश का अपने आप भला होगा। मैं फिर एक बार इन तीनों संस्थाओं को बहुत कुछ शुभकामनाएं देता हूं। विभाग के सभी साथियों को उनके अचीवमेंट के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक से पद से हटाए जाएं। अब चूंकि ये पार्टी को तय करना है, नेशनल काउंसिल को तय करना है, पार्टी इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के बारे में निर्णय पार्टी उस तरह से ले। अब नेशनल काउंसिल के साथियों को और देश के सारे कार्यकर्ताओं को ये तय करना है कि सारी शर्तें तो